जबकि आर्ट साइड के बच्चे अपने ही आर्ट साइड के सब्जेक्ट जो उन्होंने 3 साल पढ़े हैं 5 साल पढ़े हैं उनको वो पढ़ के नहीं हो पा। एक्चुअली इस एग्जाम के जो मुझे लगता है और 100% वो 4 स्टेप्स में मानता हूँ। अच्छा। जो पहला स्टेप है वो ज्यादातर कुछ बच्चे हैं जो दिन भर स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं पर कुछ करते नहीं है। दिन भर प्लानिंग करेंगे, उसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। अगर आपने सुना हो टीना डाबी, उसने अगर एग्जाम क्लियर किया तो टीना डाबी की बहन रिया डाबी ने एग्जाम क्लियर कर दिया। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके घर में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही आते हैं, ये क्यों ऐसा होता है? मैं यहाँ पे ये बोलूंगा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में खास बात होती है, इसमें आर्ट साइड के स्टूडेंट को हताश नहीं होना चाहिए अगर मैं ये बोलता हूं, बल्कि उनको सीखना चाहिए। आप एक बात नोटिस कीजिए, सेलेक्ट कौन हो रहे हैं बट सेलेक्ट किस सब्जेक्ट को पढ़ के हो रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। सेलेक्ट हो रहे हैं इंजीनियर्स बट सेलेक्ट हो रहे हैं इंजीनियर्स कौन से सब्जेक्ट पढ़ के, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ के नहीं, आर्ट साइड के सब्जेक्ट पढ़ के। इसका मतलब है कि सेलेक्ट होने वाला इंजीनियर है यानी कि उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, बट सेलेक्ट होने वाले सब्जेक्ट्स आर्ट साइड के हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। जबकि आर्ट साइड के बच्चे अपने ही आर्ट साइड के सब्जेक्ट जो उन्होंने 3 साल पढ़े हैं 5 साल पढ़े हैं उनको वो पढ़ के नहीं हो पा रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। बच्चे यूपीएससी की रिपोर्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो इंजीनियर 70% सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आर्ट साइड के सब्जेक्ट 80% लेके सेलेक्ट हो रहे हैं। यहां पे मैं डिफरेंस ये बोलूंगा कि जो इंजीनियर्स होते हैं उनको एग्जाम क्रैक करने की जो हैबिट है, कितना पढ़ना है, किसी सब्जेक्ट पे ज्यादा इमोशनली कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को तुरंत छोड़ देना है, उनको पूरा ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाना आता है। और मैं ये कहूंगा अगर आर्ट साइड के बच्चे एक बार उस स्ट्रैटेजी को डेवलप कर लें तो आर्ट साइड के बच्चों को तो बेसिकली भी उन चीजों की नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, तो उनका सिलेक्शन और तेजी से बढ़ेगा। बहुत सही। अच्छा, अभी जैसे हमने काफी सारे वीडियोस करे हैं तो हमारे पास अब बहुत सारे 5,000 10,000 स्टूडेंट्स के जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आए हुए हैं। तो मैंने उनमें से कुछ सिलेक्ट करके रखे हैं आपके लिए। प्लीज पूछिए। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए? देखिए, मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देता हूं, मैं दिन में पढ़ता था। हाँ। मेरा भाई रात में पढ़ता था। मैं भी सिलेक्ट हुआ 2-2 बार, मेरा भाई भी सिलेक्ट हुआ 2-2 बार। इसका मतलब है दिन में पढ़ना या रात में पढ़ना ये इमेटीरियल है। आपका क्वालिटेटिव पढ़ना कि जब भी आप पढ़ें तो आप फोकस्ड रहें। तो मुझे लगता है टाइम इज कंप्लीटली अनइंपॉर्टेंट और इमेटीरियल। अगर आप दिन में पढ़ रहे हैं, अगर आपको रात को नींद आती है, मैं यहां पे रिकमेंड भी कुछ नहीं करूंगा आपको। मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा आप नेचुरली जिस टाइम में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं आप सिर्फ उस टाइम पे पढ़िए। क्योंकि मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिए हैं, घर में दो भाई दोनों अलग अलग टाइम पे पढ़े और दोनों भाई 2-2 बार सिलेक्ट हुए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भूल जाइए। अच्छा, लाइब्रेरी में पढ़े या अकेले पढ़े? ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि हम अपने रूम पे हर बार वीडियो के नीचे होता है हमारी। देखिए, घर में पढ़ने के कुछ और फायदे हैं तो लाइब्रेरी में पढ़ने के कुछ अलग फायदे हैं जी। घर में आप अपने कंफर्ट से पढ़ते हो, आप पढ़ के थक गए हो, आप आराम कर सकते हो, आपको प्राइवेसी है अपने रूम में। ओके, बीच बीच में आप चलो लाइब्रेरी में भी, लेकिन बीच बीच में आप कुछ खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि वो जब घर पे पढ़ते हैं तो उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है और अकेले रह के। तो ऐसे बच्चे, और कुछ बच्चे दिल्ली में ऐसे भी होते हैं कई जगह पे जिनके अपने रूम पे एसी नहीं होता, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो कुछ बच्चे लाइब्रेरी इसलिए चूज करते हैं कि एक तो उनको बच्चे मिलेंगे, बच्चों को देख के बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं तो मोटिवेशन मिलेगा। कुछ बच्चों को लगता है कि एसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाईफाई सब मिल जाएगा तो उनको लाइब्रेरी अच्छी लगती है। लाइब्रेरी भी पढ़ने का एक अच्छी जगह मानी जाती है, बस वहां पे एक ही कंडीशन है। कई बार बच्चे जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो वो ज्यादा बच्चों से, या तो अगर 100 बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि इतने पढ़ने वाले बच्चे हैं, या फिर वो उन बच्चों के साथ दोस्ती करके भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी जो पढ़ेगा लाइब्रेरी में, उसके सामने ये दो कंडीशन कि एक तो घबराना और डिस्ट्रैक्शन 100% होता है काफी बच्चों को। ठीक है, एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करें या उसके साथ और 3-4 सब्जेक्ट्स भी पढ़े जा सकते हैं, ये भी एक बहुत 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 मेरी हर क्लास में, मेरे हर सेमिनार में हर बच्चा पूछता है, सर एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़े या एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट पढ़े। मैं यहाँ पे बोलूंगा एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ना आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो रहा है, अगर नहीं बोरिंग हो रहा है तो एक ही सब्जेक्ट पढ़िए। अगर बोरिंग हो रहा है तो फिर एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, बट 2 से ज्यादा मत पढ़िए क्योंकि इतना केओस हो जाएगा कि आप इसको समेट नहीं पाओगे। इसलिए मैंने रिकमेंड किया या तो एक सब्जेक्ट, अगर आप बोरिंग फील नहीं कर रहे हैं, और बोरिंग फील कर रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम। ठीक है। एक और ये भी काफी बार है कि यूपीएससी में
किन किन सब्जेक्ट्स की वेटेज ज्यादा होती है, मतलब कि ये कम पढ़े या ये ज्यादा पढ़े क्योंकि ये देखिए, जब जब कुछ important स्टूडेंट्स weightage। जब कुछ स्टूडेंट्स बिना तैयारी के, बिना स्ट्रैटेजी के, बिना प्लानिंग के कूद जाते हैं यूपीएससी की तैयारी में, तो उनके साथ ऐसा ही होता है। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि भाई करीब यूपीएससी की तैयारी में 20-22 सब्जेक्ट्स हैं, भाई पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी। अब इस भंवर में अगर बच्चे को ऐसा लगता है कि हर सब्जेक्ट इक्वल है, तो मैं बोलूंगा नहीं। अगर आप स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तो कुछ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ बहुत ही कम इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां तक कि कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल छोड़ के भी सिलेक्ट हो सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उन सब्जेक्ट्स को कवर करना है जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। 4 पिलर है, कोई कुछ भी बोले, इनके बिना आप 5वां सब्जेक्ट पढ़ भी नहीं पाओगे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। इन 4 सब्जेक्ट्स को जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है, वही 5वां सब्जेक्ट, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो एसए हो, चाहे वो एथिक्स हो, आगे के सब्जेक्ट्स आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप पहले इन 4 सब्जेक्ट्स को खत्म करेंगे। तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट का जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और होता है कि इतनी सारी इन्फो को याद कैसे किया जाए। वैसे हम ये बात कर चुके हैं, लेकिन अगर इसको और ब्रीफ में बताया जाए और इनकी कंफ्यूजन को क्लियर किया जाए तो वो भी। मैंने आपको बोला, अगर एक बच्चा 21 साल का फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो रहा है, तो बच्चों को यह समझना चाहिए कि इस एग्जाम में उतनी इंफॉर्मेशन याद नहीं करनी है। बच्चों को अगर यह पता लग जाए कि कौन सी इंफॉर्मेशन याद करनी है, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए पहली बात तो सारी इंफॉर्मेशन में से ये फाइंड आउट करना कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। और दूसरा, जो जो बची इंफॉर्मेशन है जो याद करनी है, अगर हम उसको छोटे नोट्स बना के रिवाइज करेंगे तो फिर ये 1 साल का एग्जाम है। सो आप लोगों ने सुन लिया, इट्स फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना बड़ा हवा बना हुआ है, और उसकी सारी ट्रेनिंग के लिए हमारी वीडियोस तो आप देखते ही रहते हैं। बाकी